अच्छा देखो, हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट इज इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ रहे थे, और लास्ट दिन हम लोगों ने उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हम लोगों ने कौन कौन सा पॉइंट कवर किया था। देखो जो मेरा नोट्स था, मैंने बोला था तुम लोग चाहो तो उसे लिख सकते हो, ठीक है। उसमें हम लोगों ने ये पॉइंट कवर किया था कि फर्स्ट सारे क्वेश्चन में पॉइंट 1 कवर किया था, जीपी रेशियो अगर लास्ट ईयर का गिवन है क्वेश्चन में देन स्टेप 1 इज नॉट रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि इफ लॉस बाय फायर इज इन फर्स्ट ईयर देन जीपी रेशियो, ये क्वेश्चन में आया नहीं अभी तक। खैर ये थर्ड वाला देख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आर टू बी प्रीपेड एक्सक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल पीएसएल आइटम। आई थिंक ये वाला नहीं किया था, ये आज हम लोग करेंगे। और उसके बाद व्हेनेवर पॉसिबल स्टॉक विल बी शोन एट कॉस्ट प्राइस ओनली, ये किया था लास्ट दिन। अगर लोअर या फिर हायर प्राइस में दिखाया हुआ हो स्टॉक हमारा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे अपने कॉस्ट में दिखाना पड़ेगा। लाइक 10% लोअर है, 110% है, मतलब 10% हायर है, तो फिर उसे 100% में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट देखा था। इन्फ्लेशन का पॉइंट अभी तक नहीं किया हम लोगों ने, तो ठीक है, आज हम लोग जो पॉइंट कवर होगा उसे करते हैं। तो एक बार देखो, क्वेश्चन जो तुम लोग के साथ शेयर किया हुआ था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3, 4 ये सब किया। अच्छा 1, 2, 3, 4। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं दिया था क्या? अच्छा ये वाला तो हो गया था, चलो इसे क्लोज करते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग को करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आई थिंक हो गया था। देख लेते हैं स्लाइड में एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था कि नहीं, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5 किया था हम लोगों ने। उसके बाद ये है 6th नंबर भी कर लिया था। अच्छा ये 6th के बाद मिडिल का कुछ होमवर्क था, ये 10th नंबर है। अच्छा एक मिनट, 5 वाला कर लिया, 6th कर लिया। अच्छा ये होमवर्क दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये दोनों होमवर्क दिया था 7, 8, 9, और मैंने डायरेक्ट 10th वाला क्वेश्चन करवाया था, शायद जो पीएसएल का ही था। हाँ 10th वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। 7, 8, 9 मैंने होमवर्क दिया था, ये एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखो 7 और 8 और 9। अच्छा तो इसमें क्या दिया है देखो, ऑन 2/6/2007 the stock of Mr. Black was destroyed by fire. However, following particulars were furnished from the record saved. तो स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/4/2006 दिया हुआ है, तो स्टॉक एट कॉस्ट वैल्यू पे स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कितना, 1,35,000, तो नो प्रॉब्लम। अगर अपना कॉस्ट वैल्यू शो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट, देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो पॉइंट देखा था, ये देखो कि हमें हमेशा अपना स्टॉक किस में देखना है, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसमें देखना है। ये देखो यहाँ पर whenever possible stock will be shown at cost price only cost price पे हमें उसे शो करना है, दूसरे किसी प्राइस पे हम लोग नहीं शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 90% ऑफ कॉस्ट किया हुआ है, तो इसे हम लोगों को कॉस्ट 100% में ट्रांसफर करना पड़ेगा। परचेज प्राइस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2007 दिया हुआ है।
सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 दिया हुआ है, तो 2007 का ये डेटा दिया हुआ है। 2007 एंड होता है 31 मार्च में और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। परचेज दिया हुआ है फ्रॉम 1/4/2007 से लेके 2/6/2007, बिकॉज देखो हमें अप टू डेट ऑफ फायर का डेटा चाहिए होता है, क्योंकि जिस दिन फायर ऑकर हुआ था उस दिन का हमें स्टॉक चाहिए। और उसके बाद सेल्स दिया हुआ है यहाँ पर, सेल्स फ्रॉम 1/4/2007 से लेके 2/6/2007। अच्छा, उसके बाद सेल्स अप टू 2/6/2007 इंक्लूड्स 75,000 बीइंग द गुड्स नॉट डिस्पैच्ड टू द कस्टमर्स, द सेल्स इनवॉइस प्राइस इज 75,000। तो ये इस लाइन का मतलब क्या है? देखो इस लाइन का मतलब ये है कि जो सेल्स हुआ है अप टू 2/6/2007, इसमें 75,000 का ऐसा सेल है जिसका बोला जा रहा है गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, मतलब अभी तक गुड्स आउट फॉर डिलीवरी नहीं हुआ है टू द कस्टमर, और लेकिन इनवॉइस रेज हो गया, यानी स्टॉक तो हमारे पास ही है, सेल हो गया स्टॉक, बट स्टॉक तो हमारे पास ही है। तो इसका क्या क्लेम मिलेगा? अगर ये ऑन द डेट ऑफ फायर अगर हमारे पास ही था, ये वाला गोडाउन में है, क्योंकि अगर डिस्पैच्ड के लिए नहीं गया है तो ये गोडाउन में है, तो बताओ क्या ये जल सकता है? मतलब क्या ये अफेक्टेड होगा ड्यू टू फायर? होगा। तो इसका मतलब इस पे भी हमें क्या मिलना चाहिए? क्लेम मिलना चाहिए। जितना भी स्टॉक हमारे गोडाउन में रहेगा सारा ही प्रोबेबली चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेल हो गया तो नहीं चलेगा। परचेज अप टू 2/6/2007 इंक्लूड्स ए मशीन एक्वायर्ड फॉर 15,000। अब जो परचेज किया गया था 2/6/2007 में, उसमें मशीनरी है 15,000 का। अब बताओ इसका क्या मतलब ट्रीटमेंट होना चाहिए? अगर हम लोगों ने मशीन खरीदा है जो कि एक फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट तो परचेज में इंक्लूड नहीं हो सकता है, क्योंकि परचेज तो एक करंट एसेट होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने मशीन खरीदा है वो फिक्स्ड एसेट है, उसका एंट्री तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अब यहाँ पर है तो गलत है, हमारा परचेज ज्यादा दिख रहा है, जीपी कम दिखेगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ से इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद परचेजेस अप टू 2/6/2007 डज नॉट इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 30,000। अच्छा, तो 2/6/2007 तक बोल रहा है कि 30,000 का गुड्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो परचेज का अमाउंट दिया हुआ है ना 2,25,000, इसमें बोला जा रहा है कि ये वाला अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। बट इनवॉइस नॉट रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ फायर, लेकिन इनवॉइस नहीं मिला है, ठीक है। तो परचेज अप टू 2/6/2007 डज नॉट इंक्लूड, मतलब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें ये 30,000 इंक्लूड किया हुआ नहीं है। क्यों नहीं किया हुआ है? उसका रीजन ये है, देखो, बट इनवॉइस नॉट रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ फायर, मतलब परचेज किया था किससे? सप्लायर से, ठीक है। तो सप्लायर ने अभी तक इनवॉइस तो नहीं भेजा है, ठीक है, हम लोगों ने खरीदा उसका इनवॉइस नहीं भेजा है, लेकिन स्टॉक आ गया है, ठीक है। रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, मतलब सप्लायर ने डिलीवरी कर दिया है, गुड्स हमारे गोडाउन में पहुंच चुका है, बट उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। वो अकाउंटिंग मतलब जो पेपर वर्क होता है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, बट फिजिकली गुड्स हमारे गोडाउन में आ पहुंचा है बिफोर डेट ऑफ फायर। ये देखो, तो दिस गुड्स हैव रिमेन्ड इन द गोडाउन एट द टाइम ऑफ फायर। उसके बाद भी बता रहा है, वैसे हमें ये पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि ये गुड्स भी जिस दिन फायर ऑकर हुआ था उस दिन हमारे गोडाउन में था, फिर भी इन लोगों ने अलग से बता दिया है कि ये गुड्स जो है बच्चा गुड्स जो है ये ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे गोडाउन में ही था। तो बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अगर गोडाउन में था तो क्या इसका क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा? अगर गोडाउन में था, इंश्योरेंस कंपनी से तभी क्लेम मिलेगा अगर कोई भी स्टॉक जल सकता है तो बताओ क्या मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। पाओ जाओ, मिलेगा ना। 30,000 का जो स्टॉक है उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे गोडाउन में ऑन दैट मोमेंट था, तो ये जल सकता है। ऑब्वियसली गोडाउन में जो भी है सारा चीज जल सकता है, इंक्लूडिंग आवर स्टोर लेजर ऑल्सो।
तो वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज फ्रॉम फायर बच गया है 22,500 सैल्वेज मतलब, एंड दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर एक नया पॉइंट है, देखो सैल्वेज अभी तक क्या होता है, सैल्वेज मतलब जो बच गया, जो बच गया वो कंपनी का जो ओनर है या फिर जो ट्रेडर है वो अपने पास रख लेता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि ये जो बचा हुआ है वो भी इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हम लोग देखेंगे, ये एक नया पॉइंट है क्वेश्चन में। अच्छा, द इंश्योरेंस पॉलिसी 1,20,000 एंड इट इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज ascertain the amount of claim from for loss of stock। इलास्ट्रेशन 7 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार, देखो क्या क्या होगा। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/4/2006, 1/4/2006 स्टॉक है कितना, 1,35,000, ठीक है। 1,35,000 का स्टॉक है। उसके बाद स्टॉक एट 90% लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन 31st of March 2007। अच्छा, तो 31st of March 2007 में जो स्टॉक है यानी क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक है उसका वैल्यू है 1,62,000 जो 90% वैल्यू शो कर रहा है, जो 90% वैल्यू शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, परचेज बोल रहा है 6,45,000 पूरे साल का, तो परचेज 6,45,000 पूरे साल का, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद सेल्स है 9 लाख 31st of March 2007। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, परचेज फ्रॉम 147 to 26/2007 2,25,000 परचेज है 2,25,000। अच्छा, इस पीरियड में सेल्स भी होगा, सेल्स है 4,80,000, सेल्स है 4,80,000। अच्छा, यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है। अच्छा, अब और क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इसमें एक सैल्वेज का था और एक मशीन का भी था। अच्छा, सेल्स अप टू 26/2007 इंक्लूड 75,000, ठीक है। ये सारा ट्रीटमेंट हम लोग कर लेंगे, फिलहाल डेटा तो हम लोगों ने लिख लिया है जो भी है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st of March 2007। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 1,35,000 टू परचेज 6,45,000। देखो 6,45,000 सेल्स 9 लाख बाई सेल्स 9 लाख, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक है बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन बताओ इसका कितना लिखे, कितना लिखना चाहिए, है तो 1,62,000 लेकिन जो 90% वैल्यू हमें शो कर रहा है, तो बताओ कितना लिखना चाहिए, बताओ कितना होगा। गिवन है 1,60,000 1,80,000 1,80,000 है, 1,80,000 1,62,000 डिवाइडेड बाय 90% इंटू 100%, हमें 100% में ट्रांसफर कर लेना है, देन 1,80,000 हो गया। चलो टोटल कर लो, 1,80,000 प्लस 9 लाख 10,80,000।
10,80,000 माइनस ये दोनों करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा देख लो। 3 लाख 3 लाख हो गया जीपी। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो, क्योंकि जीपी रेशियो गिवन होता है क्वेश्चन में, तो स्टेप 1 नहीं करना पड़ता है, नहीं तो ये ही हमारा स्टेप 1 होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जीपी हो जाएगा जीपी बाय सेल्स इनटू 100। तो जीपी कितना है 3 लाख, सेल्स कितना है, सेल्स है 9 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 33.333%, या फिर इसका मैंने बताया था 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने बहुत बार बताई, ये 1/3 हो जाता है। हम लोग चाहे तो आगे इस क्वेश्चन को 1/3 के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब फिर से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा मेमो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर, कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो यहां से 31st मतलब 1/4/2007 से लेके 2/6/2007 तक, 1/4/2007 से लेके 2/6/2007 तक का हमें ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अभी हम लोगों ने इसे सही किया था, 100% के वैल्यू में दिखाया 1,80,000। टू परचेज, परचेज कितना था, परचेज था 2,25,000, बट यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट था। ये देखो परचेज अप टू 2/6/2007 इंक्लूड से मशीनरी, मतलब इसमें मशीन का 15,000 इंक्लूडेड है, तो सबसे पहले इसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड एसेट है, अगर फिक्स्ड एसेट है तो यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो परचेज यहाँ पर 2,25,000 है टोटल, लेस करना पड़ेगा मशीन, ম্যাম বলছি আপনার ভয়েসটা বারবার ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, কেটে আসছে। হ্যাঁ কেটে আসছে, মানে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে ভয়েসটা পুরো। আচ্ছা, আজকে একটু ডিস্টার্ব আছে বলছে সবাই। আমিও ঠিক একদমই বুঝতে পারছি না, শুরু থেকে আমি বললাম না এই আওয়াজ কেটে 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 আসছে। अच्छा मैम मुझे क्लियर आ रहा है आपका आवाज। अच्छा, पता जियाउल नहीं का कैसे। नहीं कटा। हाँ वही पता तो नहीं। थोड़े देर, हाँ वही तो थोड़ी देर पहले तुम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी देखो तुम्हें हाँ क्लियर आ रहा है, लेकिन इन लोग का ज्वाइन फटाफट हो गया, लेकिन इन लोग का आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, एक काज करो, जाते रहो, जिन लोग का आवाज नहीं आ रहा है वो लोग एक बार रीज्वाइन करो, एक बार रीज्वाइन कर लो। ठीक है, করছি। हाँ करो। সৈকত এবারে ক্লিয়ার আসছে? হ্যাঁ ম্যাম এখন ক্লিয়ার। ঠিক আছে, ওই সময় একটা নেটওয়ার্ক প্রবলেম চলছিল, তোমাদের অ্যাডমিট হয়ে গেছে, অনেকেরই অ্যাডমিট হচ্ছিল না, হয়তো সেই কারণেই ভালো শোনাচ্ছিল না। এখন শোনা যাচ্ছে আমি যতটুকু বললাম এতক্ষণ পর্যন্ত? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। চলে গেল।
ठीक है, देखते हैं कब तक ज्वाइन। एक मिनट, फोन का नहीं हो रहा। ठीक है, देखते हैं चलो। तो मेल को लिंक अच्छा, तो देखो 75,000 being the হ্যাঁ রনক শুনতে পাচ্ছ এবারে? হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ দিদি, আমি ওয়াইফাই অফ করে অন করলাম। হ্যাঁ, আমার কথা এবারে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, কি বলছো? বলছি আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো যতটা শোনা যাবে। মনে হচ্ছে তোমার ওখানে নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে। আচ্ছা, sales up to 26/2007 includes 75,000 being the goods not dispatched to the customer. The sales invoice is 75,000। और ये परचेज जो बोल रहा था, अच्छा परचेज ट्रीट कर रहे थे, एक मिनट हम लोग। परचेज जो है उसमें मशीन 15,000 का हमें लेस करना पड़ेगा। परचेज अप टू 26/2007 डज नॉट इंक्लूड्स गुड्स 30,000। बोल रहे कि 2,25,000 में 30,000 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 30,000 इंक्लूडेड नहीं है। जो जिसका गुड्स हमें रिसीव हो चुका है सप्लायर से, बस उसका इनवॉइस नहीं मिला है। तो स्टॉक अगर फिजिकली गोडाउन में प्रेजेंट है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड बोल के।
अनरिकॉर्डेड कितना हो जाएगा 30,000, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 50 5,000 और ये हो गया 2,40,000। अच्छा बाई सेल्स। अच्छा सेल्स में देखो क्या होगा, सेल्स बताया था कितना 4,80,000। अच्छा 4,80,000 लेस करेंगे नॉट डिस्पैच्ड। देखो एक गुड्स जो बिक चुका है 75,000 का, बट नॉट डिस्पैच्ड मतलब अभी भी डिलीवरी नहीं हुआ है, अनडिलीवर्ड है, मतलब गोडाउन में ही है, ठीक है। तो सेल्स इनवॉइस प्राइस उसका 75,000 है, तो इनवॉइस रेज हुआ है बट अभी तक ये कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है, तो फिर ये भी प्रोबेबली जल सकता है, तो फिर इसका भी हमें क्लेम देखना चाहिए, तो ये हमें लेस करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है, देखो अगर हम लोग लेस नहीं करेंगे तो वो सेल में इंक्लूडेड होगा, तो वो जीपी दिखाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपना क्लोजिंग स्टॉक सही तरीके से देखना है कि कितना होगा। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे 2 GP। अब 1/3 जैसे कि मैंने कहा था 33 एंड 1/3% मतलब 1/3 होता है, या फिर तुम लोग कैलकुलेटर में 33.3333% इस तरह से कर सकते हो। तो 4,05,000 डिवाइडेड बाय 3 1,35,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक। वन लाख 80 प्लस 2,40,000 ये हो गया 555,000 और यहाँ पर माइनस 4,05,000 ये हो गया 1,50,000। नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, ये हमें पता चल गया। जब गोडाउन में आग लगा तो 1,50,000 का स्टॉक था। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर इसमें से कुछ बच गया है तो कितना लॉस हुआ है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 1,50,000 माइनस सैल्वेज। सैल्वेज मतलब जो बच गया, लेकिन यहाँ पर बताया था कि सैल्वेज भी इन लोगों ने हैंड ओवर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को। तो पहले एक बार लेस तो कर लेते हैं 22,500। अच्छा अगर इंश्योरेंस कंपनी को लेस किया है ना, अच्छा देखो इंश्योरेंस कंपनी को अगर इंश्योरेंस कंपनी को अगर हैंड ओवर किया है तो उसमें क्या होगा, अगर हैंड ओवर किया है तो उस सारा का सारा स्टॉक ही दे रहा है, क्योंकि 1,50,000 में से 22,500 का स्टॉक बच गया था। लेकिन अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को सारा का सारा हैंड ओवर कर देंगे तो हमारे पास तो बचा हुआ कुछ नहीं रहा, तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, हमारा लॉस पूरा 1,50,000 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इसमें से जो भी स्टॉक बचा है वो नहीं रख रहे, पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी को अगर दे रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल लॉस 1,50,000, क्योंकि अगर जो बच गया वो तो रखना है ना। बच गया मतलब किसका बचा, जो ट्रेडर है उसका। अगर ट्रेडर का जो स्टॉक है वो बच गया है तो ट्रेडर अपने पास रख लेता है और बाकी बता देता है कि मेरा लॉस है। अब अगर ये कंडीशन या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट था कि सारा का सारा स्टॉक की इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि सारा का सारा स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी इंक्लूडिंग सैल्वेज, तो उसका मतलब सैल्वेज का कोई बेनिफिट तो नहीं मिलेगा जो ट्रेडर है उसको, तो ये टोटल लॉस हो जाएगा। टोटल लॉस पूरा का पूरा इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्लेम कैलकुलेट करना है, तो क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल स्टॉक बाय टोटल लॉस। तो टोटल स्टॉक 1,50,000, टोटल लॉस भी 1,50,000, बस हमें पॉलिसी वैल्यू चेक करना है। तो पॉलिसी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 1,20,000, 1,20,000। तो क्लेम कितना हो गया 1,20,000, मतलब पूरा का पूरा पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट ही मिल गया, क्योंकि 100% है। देखो क्यों मिला है, जैसे कि मैंने फर्स्ट दिन तुम लोग को ये फॉर्मूला समझाया था ना, देखो आउट ऑफ 1,50,000 कितना प्रोपोर्शन स्टॉक मतलब लॉस हुआ है। अब देखो यहाँ पर सैल्वेज वो लोग लेके जा रहे हैं, वो तो एक अलग कंडीशन है, लेकिन अगर ट्रेडर की तरफ से देखते हैं तो 100% का देखो ये पूरा
ये डिवाइडेड बाई इतना, मतलब 100% का लॉस है। अगर 100% लॉस है तो 1,20,000 का 100% रिकवर कर सकता है, तो कितना हो जाएगा 1,20,000। अगर 80% होता तो 1,20,000 का 80% मिलेगा, ठीक है। और अगर 110% लॉस हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो 1,20,000 का 110% तो हम लोग कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं, जो कि 1,32 आएगा। देखो बात समझो, अगर 1,20,000 का अगर 110% लॉस होता है तो 1,32 आएगा, लेकिन क्लेम मैक्सिमम उतना ही मिलेगा जितना हमारा लॉस होगा, ठीक है। जितना हमारा लॉस होगा उतना ही मैक्सिमम हमें क्लेम मिल सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर देखो ये 100% हो रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा पॉलिसी वैल्यू यहाँ पर रिकवर्ड हो रहा है। अच्छा, ये तो गया क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया था मैंने होमवर्क, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। ऑन 20th जुलाई the godown and the business premises of merchant were affected by fire, and from accounting records salvaged the following information is made available to you। ठीक है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बच गया था, जैसे स्टोर लेजर वगैरह भी तो जल सकता है ना, ये तो मैंने बताया था फर्स्ट दिन। अब जो स्टोर लेजर वगैरह जल गया, उसमें से जो बच गया उससे कुछ इंफॉर्मेशन इन लोग को कलेक्ट हो गया है। फर्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है, 1 अप्रैल 1990 में 1 लाख का स्टॉक था। फिर स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 1991 में कितने का है, 1,08,000, जो कि 10% लोअर वैल्यू शो कर रहा है। 10% लोअर देन द कॉस्ट, मतलब कितना परसेंट वैल्यू एक्चुअली शो कर रहा है, 10% लोअर देन द कॉस्ट मींस कितना परसेंट वैल्यू जो है वो शो कर रहा है, 90%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर परचेस ऑफ गुड्स फॉर द ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 1990 टू 31 मार्च, मतलब प्रीवियस ईयर का परचेस बता दिया 4,20,000। सेम पीरियड का सेल, सेम पीरियड मींस यही वाला एप्लीकेबल होगा, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 6 लाख। Purchases less return for the period from 1 April to 28 July, 1 अप्रैल 1991 से लेके 28 जुलाई, मतलब जिस पीरियड में फायर ऑफर हुआ है वहां तक का परचेज ये है। सेल्स रिटर्न लेस रिटर्न, मतलब नेट सेल, रिटर्न रिटर्न सारा लेस किया हुआ है, नेट सेल बता के रखा है 3,10,000, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है। अच्छा, सेल्स अप टू 20th जुलाई इंक्लूड 40,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड, मतलब सेम वही वाला कहानी कि क्या हुआ था, सेल तो हुआ था बट डिलीवरी के लिए स्टॉक आउट ऑफ गोडाउन नहीं हुआ, तो फिर गोडाउन में रह गया तो ये जल सकता है, यानी इसे हमें सेल से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मैंने सेल कर दिया था, नॉर्मली सेल मतलब आउटफ्लो ऑफ स्टॉक, बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि 40,000 का स्टॉक आउटफ्लो नहीं हुआ था, मतलब वो डिस्पैच के लिए बाहर नहीं गया था, वो डिलीवरी नहीं हुआ था, तो फिर सेल को कम कर दो, क्योंकि मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो भी स्टॉक जल सकता है। अगर सैल्वेज हो गया उसका तो बेनिफिट मिलेगा। Purchase up to 20th July 1991 did not include 20,000 for which purchase invoice had not been received from the supplier। अब सेम वही वाला बोला है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से 20,000 का परचेज जो हुआ है वो एंट्री नहीं किया गया है, बट वो स्टॉक गोडाउन में आ चुका है। दो गुड्स हैव रिसीव्ड एट द गोडाउन, बस इनवॉइस नहीं मिला है, क्योंकि इनवॉइस नहीं मिला है, जर्नल एंट्री नहीं हुआ, जर्नल एंट्री नहीं हुआ है तो वो लेजर में भी पोस्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो परचेज में नहीं शो हो रहा है, क्योंकि जर्नल एंट्री तो हमारा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से ही होता है। अब डॉक्यूमेंट से रेज नहीं हुआ है, सोर्सेस ही नहीं है, तो फिर क्यों एंट्री होगा। बट हाँ, फिजिकली वो स्टॉक आ चुका था, अगर फिजिकली आ चुका है तो वो तो चलेगा ही, ठीक है। तो goods salvaged from the accident were 12,000 and these were handed over to the insured। insured मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। तो insured जो है उसे handed over कर दिया गया है। ascertain the value of the claim for loss of stock, loss of goods stock which could be preferred on the insurer, ठीक है। 12,000 यहाँ पर लिखा है इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाया है, ये चीज याद रखो, जिसने इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योर्ड मतलब। तो ये सैल्वेज का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं तुम लोग बताओगे जब हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो बाकी तो पूरा सेम एज इट इज ही है क्वेश्चन, चलो फटाफट कर लेते हैं इसे। यहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट वही वाला है जो इंश्योर्ड बोला है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट हो। इलस्ट्रेशन 8, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द year ended
31st of March 91, 31st of March 90, अच्छा पहले 90 से लेके 91, ठीक है। अच्छा ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, टू परचेज कितना था, 4,20,000 था, परचेज है 4,20,000, सेल्स 6 लाख, बाई सेल्स 6 लाख बाई क्लोजिंग स्टॉक को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक का कितना परसेंट वैल्यू कर दिया गया है, 90%, तो इसका वैल्यू निकाल लो, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 90% इंटू 100%, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, तो ये 1,20,000 हो जा रहा है। अच्छा अब टोटल कर लो, 8,20,000 माइनस 5,20,000, ये भी 3 लाख आ रहा है, नहीं 8,20,000 माइनस 5,20,000, 5 लाख तो नहीं है, सॉरी 6 लाख प्लस 1,20,000, ये 7 लाख होगा, माइनस 5,20,000, तो ये 2 लाख हो जा रहा है, 2 लाख, 2 जीपी बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ये जीपी आ गया, अब हम लोग जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख डिवाइडेड बाय सेल कितना है, 6 लाख, ये भी 1/3 आ रहा है, देखो 33.33%, एकदम सेम ही है क्वेश्चन। अच्छा फिर मेमो ट्रेडिंग बनेगा, मेमो ट्रेडिंग फ्रॉम 1/4/2001 से लेके 20th कब फायर ऑकर हुआ था, 20th जुलाई 1991, 20th जुलाई 1991, टू ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1,20,000, टू परचेज 1,40,000 है, देखो यहाँ पर 1,40,000 है परचेज, और इसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है हमें अनरिकॉर्डेड परचेज, जो कितना का है, यहाँ पर देखो 20,000 का है, ठीक है, 20,000 का परचेज अनरिकॉर्डेड है, तो इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड, क्योंकि गोडाउन में आ चुका है, इसका मतलब ये जल सकता है, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करके हमें परचेज और सेल चेक करना है, क्योंकि ये फायर ऑकर जो है वो फिजिकल प्रेजेंस को इफेक्ट करेगा। बाई सेल्स में यहाँ पर 40,000 जो डिस्पैच्ड नहीं हुआ है, और 3,10,000 टोटल है, तो 3,10,000 में वो 40,000 का सेल्स भी इंक्लूडेड है, बट वो नॉट डिस्पैच्ड था। $40,000 2,70,000 बाई, अच्छा 2 जीपी 1/3 हो जाएगा 3333, या फिर 2,70,000 इंटू 33.333, जब तक कैलकुलेटर लेगा और परसेंटेज लगाओ तो वो 8,999 इस तरह से शो करेगा, यानी 90,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 90,000 माइनस 2,70,000, 1 लाख आ जाएगा, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक आ गया एज ऑन डेट ऑफ फायर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 1 लाख। अच्छा, अब देखो, जिस वजह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बाकी तो सब सेम था इसीलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर लिया। यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट था कि गुड्स सैल्वेज्ड, ठीक है, फ्रॉम द एक्सीडेंट वेयर 12,000 एंड दिस वेयर हैंडेड ओवर टू द इंश्योर्ड। तो बताओ क्या ये माइनस होगा या नहीं होगा, मतलब क्या ये ट्रेडर के पास रह रहा है या इंश्योरेंस कंपनी लेके जा रही है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी लेके जा रही है। नहीं, इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस करवा रहा है, इसका ओह। मतलब इंश्योर्ड का मतलब जो इंश्योरेंस करवा रहा है, जो इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड कौन है? जो इंश्योरेंस हाँ। करवा रहा है ना। हैंडेड ओवर कर दिया, हैंड ओवर कर दिया किसको? जिसने इंश्योरेंस करवाया है, मतलब यहाँ पर लैंग्वेज घुमा दिया, बाकी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? हैंडेड ओवर कर दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लेस का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ? लेस का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे सारे जगह पे यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। टोटल लॉस हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जितना मेरे पास स्टॉक था उसके बाद जो जल गया, ठीक है। अब 1 लाख जल सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ हम लोगों ने बचाने का कोशिश किया और कुछ बच गया। ये देखो, फर्स्ट डे हम लोगों ने इस तरह से देखा था, ये देखो एकदम फर्स्ट डे हम लोगों ने देखा था, ये देखो कुछ इसने बचाने का अगर कोशिश किया तो 50,000 का स्टॉक बचा लिया, तो लॉस कितना हुआ? 3,12,500। अगर ये बचा लिया है तो इसका ही स्टॉक होगा। वो कोई स्पेशल केस होगा कि इंश्योरेंस कंपनी उसको भी लेके जा रही है, ठीक है। वो क्वेश्चन में जब तक नहीं बताएगा हम लोग नहीं ट्रीट करेंगे। बाकी ये देखो, जितना भी बच गया ये अपने पास रख लेगा, जो ट्रेडर है उसको दे देगा इंश्योरेंस कंपनी, भाई तुम्हारा इतना स्टॉक बच गया, ये रख लो। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली तुम्हारा कितना लॉस हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग माइनस कर देंगे सैल्वेज 12,000, ठीक है। ये बस यहाँ पर लैंग्वेज घुमा दिया, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी तक किया है। बस इसके पहले वाला क्वेश्चन कुछ अलग था कि वहां पर इंश्योरेंस कंपनी वो सैल्वेज स्टॉक भी लेके जा रही है, तो वहां से माइनस करके अगर हम लोग टोटल लॉस निकाल भी लेते हैं, फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है नहीं हम पूरा स्टॉक लेके जाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 22,500 माइनस कर भी लेते फिर ऐड करना पड़ता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है, एक बार सिचुएशन को सोच के देखो कि वो सोच रहा है मेरा 22,500 का स्टॉक बच गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रही नहीं ये भी मुझे दे दो। अगर वो भी दे देना है तो उसके लिए तो लॉस है ना, तो उसका लॉस तो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है लो भाई तुम्हारा ये बच गया, तुम अपने पास रखो, इसे बेचना, तो इसका मतलब उसका लॉस कम हो गया। जहां पर लॉस 1 लाख दिख रहा था, 12,000 का स्टॉक बचा लिया, तो वहां पर लॉस कितना दिख रहा है? 88,000 दिख रहा है। अब हमें क्लेम कैलकुलेट करना है, तो क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। क्या इंश्योरेंस वैल्यू पॉलिसी कुछ दिया हुआ है? नहीं, पॉलिसी वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? असर्टेन द वैल्यू ऑफ द क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स या फिर स्टॉक विच कुड बी प्रेफर्ड ऑन द इंश्योरर। अच्छा, इंश्योरर के लिए सही हो तो वो क्लेम कैलकुलेट करके बता दो, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें अपने लॉजिक से बताना है कि इंश्योरर जो है उसे कितना क्लेम मिलना चाहिए। तो बताओ कितना क्लेम मिलना चाहिए? जितना उसका क्या है? लॉस है। जितना उसका लॉस है उतना ही उसे क्लेम मिलना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये चीज हम लोगों ने लास्ट दिन भी क्वेश्चन में किया था, अगर हमें पॉलिसी वैल्यू नहीं बताया है तो नॉर्मल सा बात है, क्लेम कितना कर सकता है? जितना नुकसान हुआ है, नुकसान कितना हुआ है? 88,000। जितना लॉस हुआ है उतना ही मैक्सिमम क्लेम कर सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं। अगर पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला रेफर कर सकते हैं कि क्लेम कितना मिल सकता है। मैक्स टू मैक्स 88,000 मिल सकता है, उससे कम मिल सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। 88,000 का नुकसान है, 1 लाख तो नहीं मिलेगा, और सैलवेज तो उसे हैंडेड ओवर कर दिया है, फिर क्लेम कितना हो जाएगा? 88,000, ठीक है। अच्छा, 10th वाला ये कौन सा नंबर था? ये 8th नंबर था।
10th तो मैंने शायद लास्ट दिन करवाया था, देख लो। टेंथ वाला शायद लास्ट दिन करवाया था। यस, 10th वाला करवाया था, ये लास्ट क्वेश्चन करवाया था हमने, ठीक है। 10th हो चुका है, अब हम लोग 11th नंबर देखते हैं। देखो, আচ্ছা সৈকত আর রনক শুনতে পাচ্ছো এবারে ক্লিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম আমি শুনতে পাচ্ছি। রনক শুনতে পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ। আচ্ছা। On 11/11/2007, the premises of Rocky Limited was destroyed by fire. The following information made available. Stock as on 1/4/2006 दिया हुआ है 3,75,000. Purchase from 1/4/2006 to 31st of March 2007, मतलब पूरे ईयर का दिया हुआ है 5,20,000. Sales from 1/4/2006 से लेके 31st of March 2007 8,55,000 और स्टॉक एज ऑन 31st of March 2007 2 लाख दिया हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो चलो पहले यहाँ तक हम लोग एक बार लिख लेते हैं। 1/4/2006 3,75,000। अच्छा, उसके बाद 1/4/2006 से 31st of March 2007 परचेज है 5,20,000। फिर सेल्स है 8,55,000। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। ये पूरा 1 ईयर का डेटा गिवन है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है देखो, परचेज फ्रॉम 1/4 से लेके 11/11/2007 तक, 11/11/2007 तक का परचेज दिया हुआ है 3,41,000 और सेल्स 4,35,500। अच्छा, 3,41,000 और सेल्स है 4,35,500। 4,35,500। अच्छा, उसके बाद इन वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31st of March 2007 ड्यू टू डैमेज, ठीक है, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 22,000 वाज रिटन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर 31st of March 2007 में जब हम लोगों ने स्टॉक वैल्यू किया, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है, तो ये देखा गया कि डैमेज हो चुका है 50%, ठीक है, ड्यू टू डैमेज, ठीक है। 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 22,000, मतलब एक स्टॉक है जिसका वैल्यू है 22,000। वैसे इस डेट पे टोटल स्टॉक कितना है वो मैं पहले ही बता दिया, 2 लाख, ठीक है, मैंने नोट डाउन भी किया, तुम लोग देख सकते हो, अगर मेरे साथ तुम लोगों ने भी नोट डाउन किया तुम लोग को दिख रहा होगा। 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से इसके अंदर 22,000 का ओरिजिनल कॉस्ट वाला एक ऐसा स्टॉक है जो डैमेज हो चुका है। क्योंकि वो डैमेज हो गया है तो उसका वैल्यू कितना कर दिया गया है, 50% कम कर दिया गया है। तो इसका मतलब उसका वैल्यू 50% कम कर दिया गया है, तो वो कितना हो गया होगा, 22,000 लेस ऑफ 50%। तो कितना हो जाएगा, 22,000 का 50% कितना होता है, 11,000। तो 11,000 कम करने के बाद 11,000 कम करने के बाद वैल्यू कितना बच रहा है, 11,000। तो 11,000 राइट ऑफ किया गया है और वैल्यू बच रहा है 11,000। ये हमारा पीएसएल यानी पोर्ट सेलिंग लाइन आइटम का सम है, जहां पर हमें क्या करना है, हमेशा जो पीएसएल है यानी जो पोर्ट सेलिंग लाइन आइटम है, मतलब जो अपने ओरिजिनल कॉस्ट में विद प्रॉफिट लगा के नहीं बिकेगा, ठीक है,
या फिर एबनॉर्मल आइटम बोल लो, वो हमें क्या करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, वो हमें लेस करते हुए चलना है, ठीक है। लेस करेंगे, हर जगह से उसे एक्सक्लूड कर देंगे और लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि वो कितना बचा हुआ है। अगर उसमें से कुछ सेल वगैरह हो गया है तो वो डैमेज स्टॉक अब कितना बचा हुआ है, फिर उसका एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो पहले हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि जहां पर ये पीएसएल इंक्लूडेड है वहां से हमें ये पीएसएल को हटाना है या फिर डैमेज आइटम को हटाना है, जो भी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें पीएसएल आइटम है, पीएसएल आइटम है कितने का, 22,000 का ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। और इसका पीएसएल कॉस्ट कितना हुआ, इसका पीएसएल कॉस्ट हो गया 11,000, क्योंकि इसका वैल्यू कितना राइट ऑफ कर दिया गया 50%, तो वैल्यू हो गया 11,000। पीएसएल कॉस्ट का मतलब समझो कि मैंने ये स्टॉक को 22,000 में खरीदा था, लेकिन अब ये इतना ही डैमेज हो चुका है कि इसे 22,000 में कोई नहीं खरीदने वाला, तो मुझे इसका जो वैल्यू है वो कितना करना है, मैंने देख लिया कि कितना करना पड़ेगा, तो इसे लगा कि इसे 50% कम कर दो तब शायद ये बिक जाए, तो इसको 50% कम कर दिया। तो अब इसका पीएसएल कॉस्ट हो गया 11,000, मतलब जो स्टॉक 22,000 का था उसी का आज का कॉस्ट वैल्यू 11,000, ये भी कॉस्ट वैल्यू, ये भी कॉस्ट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो क्या बोला है, इन जून 2007 अबाउट 50% ऑफ द स्टॉक, मतलब ये पीएसएल स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 5,500। कब बिका है, जून 2007, यानी कौन से पीरियड में, तो जून 2000, ये तो मार्च है तो यहाँ पर होगा, ये क्या है, ये नवंबर है, तो जून मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल मान सकते हैं कि यहाँ पर हो रहा है, जून मतलब हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया जून, ठीक है। जून में बोला है, देखो जून 2007 50% of the stock was sold for 5,500 and the balance of the obsolete stock is expected to realize the same price, that is 50% of the original cost। क्या बोला है, फिर से सुनो कि जून 2007 में 50% बिक गया है इस स्टॉक का 5,500 में, मतलब ये जो 22,000 वाला स्टॉक था जिसका वैल्यू हम लोगों ने, क्योंकि वो बिक नहीं रहा था, वो डैमेज हो चुका था, जिसका वैल्यू हम लोगों ने 50% कम कर दिया, दैट इज 11,000, उसमें से सेल हुआ है। तो पीएसएल सेल कितने में हुआ है, 5,000, ऐसे कुछ था, 5,500 था, आई थिंक, देख लेते हैं, 5,500 में बिक गया है। अच्छा, और बैलेंस ये 5,500 में जो बिका है ये है 50%, पीएसएल सेल 50%, आधा बिक गया है जो 5,500 में बिका है, मतलब 11,000 का भी आधा वैल्यू में बिका है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देख लो 22,000 वाला स्टॉक का आधा बिका है 5,500। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, एंड द बैलेंस ऑफ द ऑब्सोलेट स्टॉक, मतलब जो बचा हुआ डैमेज स्टॉक है, अब 50% बिक गया तो 50% बचा हुआ है, उसका बोल रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे उसे वैल्यू करो, लेकिन 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, क्या बोल रहा है कि उसका भी बोल रहा है सेम रियलाइज्ड प्राइस है जो कि है 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ये बताया है कि 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट रियलाइज्ड प्राइस हो सकता है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है और उसका 50% कितना होगा, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पीएसएल, बताओ 22,000 था, फिर से हम समझाते, देखो एक 22,000 का डैमेज स्टॉक था जिसका वैल्यू कम किया है, स्टॉक नहीं कम किया है, वो बिक नहीं रहा है। मान लो एक हमारे पास फोन है 22,000 का जो कि खराब हो गया है, हमारा फोन दुकान है, ठीक है, हम लोग मोबाइल बेचते हैं, तो 22,000 का अगर कोई मोबाइल खराब हो गया, अब नहीं बिकेगा, तो हम लोग को लगा इसका दाम अगर हम लोग 11,000 रखते हैं शायद बिक जाए, ठीक है, शायद बिक जाए। उसी तरह से 22,000 का स्टॉक का वैल्यू 11,000 किया गया है, ठीक है, मतलब 50% कम कर दिया गया है। अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर के जून में वो डैमेज वाला गुड्स जो है वो बिक गया, या फिर मान लो 22,000 का 2 मोबाइल था, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा, तो एक मोबाइल बिक गया, तो देखो बोल रहे हैं कि पीएसएल सेल हुआ है कितने में, 5,500 में, 5,500 का एक डैमेज स्टॉक बिक गया है जो कि 50% स्टॉक बिका है, ठीक है, 50% स्टॉक बिका है, और बाकी 50% को वैल्यू करने बोला है उसके ओरिजिनल कॉस्ट के 50% में। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, पीएसएल का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है बताओ, 22
22,000 इज ओरिजिनल कॉस्ट, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये पीएसएल कॉस्ट है, ठीक है। मैंने नहीं लिखा था अभी, अब लिख दिया, तुम लोग समझ गए हो कि ओरिजिनल कॉस्ट 22,000। अब इसका 50% वैल्यू करने बोला है बचे हुए स्टॉक का, तो इसका 50% कर लो तो कितना हो जाएगा 11,000 हो गया। यही वाला चीज हमें समझना है कि कौन सा ओरिजिनल कॉस्ट है, कौन सा पीएसएल कॉस्ट है। अब देखो लास्ट में क्या बोला है, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज टू बी अज्यूम्ड एज यूनिफॉर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर सेल्स स्टॉक सैल्वेज फ्रॉम फायर 11,500। ये सैल्वेज बताया है 11,500, ठीक है। तो यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे करते हैं, चलो। Trading account for the year ended. March 2007। ये देखो 31st of March 2007। टू ओपनिंग स्टॉक देखो 3,75,000। टू परचेज। अच्छा, अब हमें क्या करना है, पीएसएल को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोगों ने जब वैल्यू किया लास्ट में, इस ईयर के लास्ट में, जिस ईयर का हम लोग ट्रेडिंग बना रहे हैं, तब हमें दिखा कि एक ऐसा भी स्टॉक है जो कि डैमेज हालत में है। तो बताओ ये डैमेज हालत वाला जो स्टॉक हमारे पास आ गया, जैसे कि मैंने बोला एक डैमेज मोबाइल आ गया, या फिर मान लो 22,000 का 4 डैमेज मोबाइल था। क्वांटिटी तो हमें नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर आधा आधा बिका है, तो एक मोबाइल तो आधा तोड़ के बेच नहीं सकते, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 2-3 मोबाइल भी सोच लो। तो यहाँ पर जो 22,000 का स्टॉक है जो कि पीएसएल हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में कैसे आया? क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनता है, बता सकते हो कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक बनता है? पहले ये बताओ। हम लोग कुछ स्टॉक खरीद रहे हैं, कुछ हमारा प्रीवियस स्टॉक है, कुछ हम लोगों ने खरीदा, फिर उसमें से कुछ बेच दिया, जो बच गया वही क्लोजिंग स्टॉक होता है, हाँ कि ना? हम लोगों के जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। यानी क्लोजिंग स्टॉक में जो पीएसएल आ चुका है वो किस तरह से आया है, किस वे से आ चुका है, ये बताओ, मतलब कैसे आया? बिका नहीं होगा। नहीं, वो तो बिका नहीं होगा तब क्लोजिंग स्टॉक है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है, वो तो मुझे आंसर मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक यही होता है कि मेरे पास एक ओपनिंग स्टॉक था, मेरे पास मैंने परचेस भी किया था, फिर कुछ सेल किया, जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। अब जो ये जो डैमेज स्टॉक मेरे पास आ गया, ये बिका नहीं होगा तभी मेरे पास है, ये करेक्ट आंसर है, तभी ये क्लोजिंग स्टॉक में है। ये नहीं बिका, वैसे भी ये डैमेज है इसीलिए नहीं बिका, क्योंकि हम लोगों ने इसका कॉस्ट जो है 22,000 रखा था, वो बिका भी नहीं, ठीक है। तो बताओ ये कैसे हमारे पास इस स्टॉक के अंदर आ गया? या तो हम लोगों ने उसे क्या किया होगा, इस साल परचेज करते हुए हमारे पास आ गया। जैसे वो खराब मोबाइल कैसे आ गया हमारे पास, जब हम लोगों ने सप्लायर के पास लिया था, जो मतलब होलसेलर के पास से लिया था, तब हो सकता है उसमें एक खराब मोबाइल आ गया, या फिर हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में वो वाला स्टॉक प्रेजेंट था जो इस साल ओपनिंग स्टॉक के साथ आ गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका प्रेजेंस कैसे यहाँ पर आया, क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनता है। इसीलिए मेरा क्वेश्चन ये था कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनता है, थ्रू परचेज एंड थ्रू ओपनिंग स्टॉक। तो ये पीएसएल हमारे पास कैसे पहुंच गया है, या तो थ्रू ओपनिंग स्टॉक या तो थ्रू परचेज। क्या मेरा क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आया? मैंने क्या पूछा था और हम क्या आंसर दिए? नहीं आया, ओके। देखो फिर से समझाते हैं। मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरे पास, समझ गए ना? तो मेरे कहने का मतलब यही था कि कहाँ से आया। हाँ, या तो वो ओपनिंग स्टॉक के थ्रू से आप पहुंच गया होगा डैमेज वाला प्रोडक्ट, या तो फिर इस बार हम लोगों ने जब परचेस किया तब ध्यान नहीं दिया होगा तब पहुंच गया होगा, या फिर प्रीवियसली परचेस किया हुआ था जो कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बना, फिर ओपनिंग स्टॉक बना, तो वहां से आ गया। क्योंकि हमें पीएसएल एक्सक्लूड करना है ना, तो हमें कहाँ से एक्सक्लूड करना है वो समझना है, फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तभी हम इतना सारा बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखो परचेस कितना है, 5,20,000, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5,20,000।
22,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से PSL लेस करेंगे। अब तुम लोग सोच सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक से क्यों नहीं, ओपनिंग स्टॉक से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक परचेज। ये हमारा एजम्पशन है, जब तक हमें क्वेश्चन ये ना कह दे कि ये डैमेज स्टॉक थ्रू करंट ईयर परचेज आया है या फिर ये डैमेज स्टॉक थ्रू प्रीवियस ईयर परचेज आया है, जब तक ये नहीं बता देगा तब तक हम लोग कहीं भी ट्रीट कर सकते हैं, या तो ओपनिंग स्टॉक से लेस कर लो या तो परचेज से लेस कर लो, नो मैटर, ठीक है। जब तक स्पेसिफाई ना करें हम लोग कहीं से भी लेस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ PSL लेस तो करेंगे, अमाउंट कितना होना चाहिए, कितने का गलत स्टॉक खरीदा था, ये तुम लोग के दिमाग में जाना चाहिए। जब परचेज किया था तो कितना पे किया था उस डैमेज स्टॉक को खरीदने के लिए? 22,000। 22,000, तो फिर हमें 22,000 लेस करना पड़ेगा। हमें ये सोचना है कि हम लोग तो परचेज से लेस कर रहे हैं ना, तो परचेज यानी हमारा कॉस्ट, क्रेडिटर को पे किया हुआ कॉस्ट। तो हम लोग जब ये जो PSL आइटम खरीद लिया हम लोगों ने गलती से, तब कितना उसके लिए पे किया होगा? 22,000, क्योंकि उसका कॉस्ट 22,000 बता के रखा है हमें। तो फिर हमारा PSL छोड़ के कितना अच्छा वाला स्टॉक है? 4,98,000, ठीक है। ये हमें करना है क्योंकि अकाउंट्स हमें ये बता रहा है कि इसे सारे जगह से एक्सक्लूड कर दो, तभी ट्रीटमेंट करना आसान होगा। बाकी कंबाइन करके भी किया जाता है, बुक में हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। बेटर ये होगा कि हम लोग एक्सक्लूड करके करें, और एक तरह से भी ट्रीट होता है, बट हम ये ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, सेल्स। अच्छा, अब देखो सेल्स है 8,55,000। क्या इस साल कोई PSL सेल हुआ था? क्या इस साल कोई PSL सेल हुआ था? कैसे पता करेंगे? ये देखो ना, मैंने ड्रॉ करके रखा है ना, क्या यहाँ पर मैंने कोई भी सेल ऐसा दिखा है जो कि PSL सेल है? नहीं। तो फिर PSL सेल नहीं है तो एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही है कि हर PSL आइटम को एक्सक्लूड करो, चाहे वो परचेज में इंक्लूडेड हो, चाहे वो सेल में इंक्लूडेड हो, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर देखो टोटल 2 लाख। 2 लाख में इंक्लूडेड है PSL आइटम, इंक्लूडेड है 2 लाख में, तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं बिका होगा तभी तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आ गया होगा। अगर बिक जाता तो सेल से लेस करना पड़ता। समझो बात को, अगर यही वाला हमारा जो PSL आइटम है ये अगर बिक जाता तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की जगह सेल से लेस कर रहे होते, ठीक है। क्योंकि परचेज से तो लेस करना ही पड़ेगा, या तो वो परचेज के थ्रू आ गया या ओपनिंग स्टॉक के थ्रू आ गया। तो जो हम लोगों ने पे किया था इस डैमेज स्टॉक के लिए वो लेस कर दो, या तो परचेज से या तो ओपनिंग स्टॉक से। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे हमारे पास 2 ऑप्शन खुला है, ठीक है। और स्पेसिफाई करें तो फिर उसी से ही करना पड़ेगा, चाहे वो ये हो चाहे वो ये वाला आइटम हो। अब क्लोजिंग स्टॉक में आ गया होगा क्योंकि वो बिका नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी नहीं बोला है कि PSL आइटम बिका था, तो अब क्लोजिंग स्टॉक में वो पहुंच चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक से भी हमें उसे लेस करना पड़ेगा। वैसे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख, ठीक है। अब इसमें लेस कितना करें बताओ, इसमें PSL कितना लेस करना पड़ेगा? यहाँ पर एक पॉइंट था कि ये PSL आइटम जो 22,000 का है उसको हम लोग 50% कम कर देना चाहते हैं ताकि वो बिक जाए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गया, हमारा कॉस्ट है 22,000 और हमारा मार्केट प्राइस आ रहा है, मतलब ये 11,000 में बिकेगा, ये तो हमारा मार्केट प्राइस है ना, प्रोबेबल कि 22,000 में तो नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि ये डैमेज है। वैसे तो ये 22,000 प्लस में बिकना चाहिए, ये तो कॉस्ट है ना, इसमें प्रॉफिट लगा के बिकना चाहिए। अब डैमेज गुड्स है, प्रॉफिट तो क्या रिकवर करेगा? प्रॉफिट तो कुछ देगा नहीं, उल्टे का कॉस्ट कम से कम कवर हो जाए वही बड़ा बात है। ये तो कॉस्ट भी नहीं कवर कर सकता है, ये कॉस्ट को भी 50% रिड्यूस करके ये 11,000 में ला दिया। तो कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस, बताओ कौन सा आना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करें? कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज क्या होना चाहिए? लोअर। तो फिर कौन सा लेंगे? 11,000, ठीक। तो 11,000 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कितना ले लेंगे? 11,000 ले लेंगे। तो 11,000 का यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक में PSL आइटम है, हम लोग फिर इसे 22,000 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 2 लाख माइनस 11,000, तो ये हो गया 1,89,000। देन इसे टोटल कर लेते हैं, 8,55,000, 10,44,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 10,44,000
माइनस 3,75,000 माइनस 4,98,000, तो ये हो गया 1,71,000। अच्छा, अब हम लोग जीपी निकालेंगे, जीपी रेशियो। जीपी 1,71,000 डिवाइडेड बाय कितना था, 8,55,000 डिवाइडेड बाय 8,55,000 इंटू 100, तो ये हो रहा है 20%। ये जीपी आ गया है हमारा 20%। अच्छा, अब हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग प्रिपेयर करेंगे। मेमो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर कहां से कहां तक का होगा, ये देखो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2007 से लेके यहां तक का होगा 11/11/2007 तक का। 1 अप्रैल 2007 से लेके 11/11/2007 तक का होगा। अच्छा, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम लोग वही वाला लिखेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था। ऑब्वियसली 2 लाख तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 लाख अगर लिखते भी हैं तो -11,000 करके ही हमें लिखना पड़ेगा। उतना हम लोग क्यों झमेला ले, हम लोगों ने 1,89,000 कैलकुलेट करके रखा है एक्सक्लूडिंग पीएसएल डेटा, तो हम लोग उसी को डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, फिर टू परचेज, तो परचेज देखो कितना है 3,41,000। तो हम लोगों ने इस बार कोई पीएसएल परचेज नहीं किया है। उसका क्या प्रूफ है, क्योंकि जब हमारा स्टॉक मतलब फायर ऑकर हुआ है उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ये वाला स्टॉक आ सकता है, क्योंकि देखो नया कुछ भी नहीं खरीदा है। अगर नया खरीदा जाता तो फिर उसका इंफॉर्मेशन रहता, लेकिन हाँ ये वाला जो आइटम है जो कि हमारा पीएसएल आइटम है वो इसमें आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो एक्सक्लूड करके कर रहे हैं थ्रू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अभी देखो हमारे पास ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये पीएसएल फ्री हो गया, परचेज में कोई पीएसएल नहीं है, ऐसा हमें नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ सेल्स में पीएसएल होगा, क्योंकि बोला गया है कि जून में जो सेल हुआ ये तो पूरे टाइम पीरियड का सेल है 4,35,000। जून में ऐसा एक सेल हुआ है जो कि पीएसएल सेल हुआ है, मतलब पीएसएल आइटम का सेल हुआ है, तो सेल में हमारा पीएसएल आइटम इंक्लूडेड होगा जिसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परचेज लिख लेते हैं ये कितना हो जाएगा 3,41,000। ये देखो 3,41,000 और यहाँ पर सेल है 4,35,500 बाई सेल्स 4,35,500 लेस करेंगे पीएसएल सेल, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जून में एक पीएसएल सेल हुआ था। फिर यहाँ पर जीपी निकालेंगे @ 20% ऑन द सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पर जो पीएसएल आइटम सेल हुआ है उसका सेल वैल्यू कितना है, क्योंकि सेल से सेल वैल्यू लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिर से एक बार याद करते हैं, जून में सेल हुआ था पीएसएल सेल 50% सेल हो गया था, टोटल पीएसएल आइटम का 50% सेल हो गया था, कितने में 5,500 में। तो बताओ कितना लेस होना चाहिए 5,500 जो सेल वैल्यू है वही वाला हम लोग लेस कर देंगे 5,500। तो 4,35,000 - 5500, तो ये हो गया 4,30,000। अब इस पे 20% हमें जीपी लगाना है, 4,30,000 इंटू 20% जीपी 86,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,89,000 3,41,000 86,000, तो ये हो गया 3,09,000। ये 3 लाख तो नहीं होना चाहिए, मेरा कैलकुलेटर गलत दिख रहा है। 1,89,000 प्लस 3,41,000 प्लस 86,000 6,16,000 6,16,000 और यहाँ पर लेस कर देंगे 4,30,000, तो ये हो गया 1,86,000 टोटल 6,16,000। तो एक चीज सोचो, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक में कहीं से भी पीएसएल आ सकता है?
एक बार देख लो, फिर से बताते हैं। यहाँ से हम लोगों ने पीएसएल लेस कर दिया तो परचेस पीएसएल फ्री हो गया, यहाँ पर भी पीएसएल लेस कर दिया तो ये पूरा अकाउंट ही हमारा पीएसएल फ्री हो चुका है, ठीक है। फिर इसी के हिसाब से हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक लिया, परचेस लिया, फिर सेल में एक पीएसएल था, पीएसएल आइटम जो प्रीवियस आइटम था उसमें से सेल हुआ था उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया है, क्या इसमें कहीं से भी पीएसएल हो सकता है? नो मैम। नहीं, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक बनता है ओपनिंग स्टॉक और परचेस से। ओपनिंग स्टॉक पीएसएल फ्री है, परचेस इस बार पीएसएल आइटम कुछ हुआ नहीं है, तो ये सेल करने के बाद जो भी बचा दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, और उसमें फिर कहीं से भी पीएसएल आने का इसका कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बिल्कुल पीएसएल आइटम फ्री है, यानी नॉर्मल आइटम है, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस पहले, फिर क्लेम। अच्छा, टोटल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक एज ऑन 11/11/7 जो कि डेट ऑफ फायर है। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिख लेते हैं, क्लोजिंग, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में नॉर्मल। नॉर्मल स्टॉक कितना है? 1,86,000। क्यों मैंने यहाँ पर नॉर्मल स्टॉक लिखा? क्योंकि हमारे पास कुछ एबनॉर्मल स्टॉक भी होगा। कैसे होगा? देखो, यहाँ पर हम लोगों ने 22,000 का एक एबनॉर्मल स्टॉक खरीद लिया था, या फिर पीएसएल स्टॉक यानी पोर सेलिंग लाइन आइटम, कुछ भी बोलो। तो 22,000 में से कितना बिका है? हम लोगों ने इसका कॉस्ट कितना कम किया, मार्केट में बिकने के लिए क्या किया, नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन क्या ये स्टॉक अभी भी हमारे पास बच गया है? हमें ये ढूंढना है। अगर बच गया है तो उसका कैलकुलेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह से तो एक्सक्लूड करते हुए गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक्सक्लूड कर रहे हैं, बट फिजिकली बताओ क्या ये हमारे पास प्रेजेंट है जिस दिन आग लगा उस दिन तक? क्योंकि यहाँ से खरीदा था, फिर उसके बाद यहाँ पर कभी भी नहीं बिका, यहाँ पर बिका, क्या पूरा बिक गया? चाहे कितने लॉस में भी बिके वो अलग बात है, क्या पूरा बिक गया था? अगर पूरा बिक गया है तो फिर हमारे पास कोई भी एबनॉर्मल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अवेलेबल नहीं है, और अगर पूरा नहीं बिका है तो वो अवेलेबल होगा, अगर है तो कितना है ये बताओ। 11,000। 11,000, क्योंकि 22,000 था उसमें से आधा बिका, यानी 11,000 का बिक गया, बाकी कितना बचा होगा? 11,000 का स्टॉक बच गया होगा, तो वो हमें यहाँ पर दिखाना है। अब अगर क्वेश्चन में हमें बोल दे कि उस 11,000 का कुछ और ट्रीटमेंट करो तो हमें करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन ये सेम डेट पे ब्रैकेट में लिखेंगे एबनॉर्मल। एक बार क्वेश्चन देख लो, बोला था कि यहाँ पर क्या करना है, एंड द बैलेंस ऑफ द ऑब्सोलेट स्टॉक यानी जो पीएसएल स्टॉक है इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द सेम प्राइस दैट इज 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कभी भी बिकेगा तो वो 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट रियलाइज कर पाएगा। वैसे बचा हुआ कितना है? 11,000, ठीक है। तो 1,86,000 प्लस 11,000, 1,97,000 टोटल स्टॉक, टोटल क्लोजिंग स्टॉक लेस सैल्वेज। सैल्वेज है क्वेश्चन में 11,500। वन 1,85,500, तो ये हो गया टोटल लॉस। टोटल लॉस हो गया। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट इन फायर, यहाँ पर हमें इतना तक ही करना है, क्योंकि बता दिया है कि कंप्यूट क्या करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट इन फायर। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट इन फायर ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पर क्लेम हमें दिखाना नहीं है, कुछ लिखना भी नहीं है, क्योंकि बस लॉस ही पूछा था, तो टोटल लॉस इतना हो गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा इसका, और हमें कोई आंसर नहीं लिखना है, बिकॉज क्वेश्चन ही पूछा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक लॉस्ट इन फायर, बस इतना सा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है देखो, ए फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स Fireproof company on 31st of August 2010 from the following particulars relating to the period from 1st April 2010 to 31st of March 2010. 31st of August, अच्छा sorry, 31st of August 2010, you are requested ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. तो यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त 2010 तक का डेटा दिया हुआ है, मतलब 1 अप्रैल से लेके एक बार तो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2011 को,
फिर उसके बाद ईयर स्टार्ट हुआ होगा और 31 अगस्त 2010 में फायर ऑकर हुआ है। अच्छा नहीं, अच्छा इसमें 1 साल नहीं मिला, उसके पहले ही हो जाएगा क्या? 1 अप्रैल 2010 उसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2011। यहाँ पर फायर ऑकर बोला है 31 मार्च 2010 बोला है, कुछ तो डेटा गड़बड़ है, देख लेते हैं। अच्छा, the concern had taken an insurance policy of 60,000 stock as per balance sheet as at 31st of March 2010। 31st of March 2010 का बैलेंस शीट बताया है 99,000, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। 31st of March 2010 का मतलब है 1 अप्रैल 2010, उसका ओपनिंग स्टॉक 99,000। परचेज बताया है, ये जो है इसके एंड के हिसाब से 1,70,000। 31st of March 2010 के हिसाब से टोटल परचेज 1,70,000। वेजेस इसमें इंक्लूडिंग है, वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 50,000। तो बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्या मशीन का इंस्टॉलेशन का वेजेस मशीन में वेजेस में ऐड होता है या फिर कहां पर जाना चाहिए? इसका ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए? মেশিনারি সঙ্গে ऐड होता হবে আর ওয়েজেস থেকে लेस होता है। हाँ, तो फिर ये वेजेस से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेजेस में इंक्लूडेड है तो वो गलत है। उधर मशीन का वैल्यू कम दिख रहा है, इधर हमारा जीपी कम हो जाएगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। सेल्स 2,42,000। सेल्स वैल्यू ऑफ गो डाउन सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर। अच्छा, तो पर्सनल यूज के लिए गुड्स ड्रॉ किया गया है कितने का? 15,000 का। तो बताओ ये क्या होगा? सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर्स, इन लोगों ने खुद का पर्सनल यूज के लिए ड्रॉन किया है 15,000। तो अगर पर्सनल यानी डोमेस्टिक यूज के लिए अगर हम लोग अपना स्टॉक को यूज करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ड्रॉइंग्स यानी परचेज से लेस होना चाहिए, स्टॉक कम हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 16th of August 2010। 16th of August 2010 को क्या हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब कंसाइनमेंट में भी इन लोग अपना बिजनेस रन करवा रहा है। कंसाइनमेंट मतलब एक कंसाइनर और कंसाइनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, और उसमें क्या होता है, जो ओनर है मतलब जिसका बिजनेस है वो अपना स्टॉक या फिर जिसके पास स्टॉक है वो किसी अदर स्टेट में क्या कर सकता है, दूसरे को अपना स्टॉक बेचने के लिए कह सकता है, अगर वो राजी हो जाए। जैसे ब्रांच का जो कंसेप्ट था ना, जैसे हम लोग ब्रांच पढ़ रहे हैं तो ब्रांच में क्या होता है, वो खुद का बिजनेस हम लोग अलग जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अपना बिजनेस अलग जगह पे कर रहे हैं लेकिन थ्रू कमीशन एजेंट कर रहे हैं। अगर थ्रू कमीशन एजेंट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कंसाइनमेंट। लेकिन अगर अपना ही कुछ भी मतलब मैनेजमेंट खुद का रख रहे हैं, खुद उसे मैनेज करवाने के लिए लोग अपॉइंट कर रहे हैं, अपना मैनेजिंग कंट्रोल रख रहे हैं, देन वो ब्रांच हो जाता है। लेकिन अगर खुद का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ कंसाइनी रिलेशनशिप है, कंसाइनर रिलेशनशिप है, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो सेलिंग एजेंट है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है, देन उसे कंसाइनमेंट कहा जाता है। जो भी हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी, कंसाइनी को सेंड किया गया है 16 अगस्त को 16,500। अच्छा, जितना सेंड किया गया था उसमें से बचा हुआ है, देखो आगे क्या बोला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 16 अगस्त 2010 लाइन अनसोल्ड विद देम। क्यों? जैसे ब्रांच में भी स्टॉक हो सकता है ना, बच गया, ब्रांच पूरा नहीं बेच पाया, तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक बताता है उसी तरह से हम लोगों ने एक सेलिंग एजेंट को अपना स्टॉक बेचने के लिए दिया था। हो सकता है उसने पूरा नहीं बेचा, नहीं बेच पाया, तो जो बच गया वो तो उसके पास है। अगर मुझे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ये देखो ये क्यों ट्रीट होगा, अगर मुझे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो मैंने क्या क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे ओपनिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा अगर कुछ है, मुझे परचेज दिखाना पड़ेगा, हम मेन चीज बता रहे हैं, मुझे सेल्स दिखाना पड़ेगा, और मुझे वो सेल्स भी दिखाना पड़ेगा, मतलब मेरा ये क्या है, स्टॉक इनफ्लो है, ये क्या है, स्टॉक आउटफ्लो है। लेकिन मैंने अगर कंसाइनमेंट के थ्रू से सेल किया है, मतलब मैंने अगर किसी सेलिंग एजेंट को बोल दिया है कि ये स्टॉक रखो, बेच देना और कमीशन ले लेना, तो फिर मेरा स्टॉक आउटफ्लो हुआ होगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनर, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनर, ये लिखना पड़ेगा कि मैंने कितना स्टॉक कंसाइनर को दिया है, तभी कंसाइनमेंट अकाउंट में उसका क्रॉस पोस्टिंग होता है टू गुड्स सेंड टू कंसाइनी बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मुझे आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा, जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो अगर क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका
लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरा एक क्लोजिंग स्टॉक मेरे सेलिंग एजेंट के पास है, तो मुझे उसका भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा जीपी जो है वो गलत शो करेगा। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाएंगे तो मेरा जीपी कम शो होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे गोडाउन में नहीं है तो क्या हुआ, मैंने मेरा बिजनेस थोड़ा फैलाने का कोशिश किया है, बट अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम ब्रांच वगैरह ओपन कर ले। हम किसी सेलिंग एजेंट के थ्रू से मेरा प्रोडक्ट दूसरे जगह पे बिकवाने का कोशिश कर रहे हैं। अब उन लोगों के पास भी तो कुछ स्टॉक क्लोजिंग बन चुका होगा, सारा बिक जाए ऐसा तो जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर 16,500 का स्टॉक बच गया है, लेकिन ये स्टॉक किसका है, ये स्टॉक उन्हीं का है जिनका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नाम क्या देख लेते हैं, मेसर्स फायर एंड प्रूफ कंपनी का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इन लोगों के पास नहीं है किसके पास, कंसाइनी के पास, जिन लोग कंसाइनी यानी सेलिंग एजेंट के पास है, जो ये स्टॉक बेच रहा था, लेकिन उसमें से कुछ बच गया, तो फिर इसका हिसाब इन लोगों को अपने ट्रेडिंग में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा और एक क्लोजिंग स्टॉक भी है जो मेरे कमीशन एजेंट के पास है, तो वो भी दिखा देगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करने से भी हमारा बिजनेस का स्टॉक कम हो जाता है। ठीक है, स्टॉक कम होगा तो परचेज से लेस करना पड़ेगा। उसके बाद while valuing the stock at 31st of March 2010, जब 31st of March 2010 में स्टॉक का वैल्यू किया गया तो 1000 were written off in respect of a slow moving item. Slow moving item मतलब ये PSL item, the cost of which was 5000, जिसका कॉस्ट था 5000। अब क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि 31st of March 2010 में 1000 were written off, 1000 राइट ऑफ यानी कम कर दिया गया इन रेस्पेक्ट ऑफ ए स्लो मूविंग आइटम, जिसका कॉस्ट था 5000। ठीक है, जिसका कॉस्ट था 5000, तो 5000 का कॉस्ट वाला जो पीएसएल आइटम था उसका वैल्यू जो है 1000 कम कर दिया गया है। ठीक है, तो 1000 यहाँ पर हमारा राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, राइट ऑफ किया हुआ है और उसका कॉस्ट है 5000, तो पीएसएल कॉस्ट 5000 और राइट ऑफ अमाउंट कितना राइट ऑफ किया गया है 1000। फिर देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद a portion of these goods were sold at a loss of 500। अब ये गुड्स जो था उसका एक पोर्शन 500 लॉस पे बिक गया है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 2500। ठीक है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 2500। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। जो बच गया उसे ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करो, एस्टिमेट करो। The value of goods salvage was estimated at 20,000. The average rate of gross profit was 20% throughout. 20% था। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग इसको जब ड्रॉ करेंगे तो फिर से एक बार पढ़ के ये नीचे वाला जो ट्रीटमेंट है इसे लिख लेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं डेट गलत है या फिर मुझे ही ऐसे लग रहा था, चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। A fire occurred on the 31st of August। 31st of August फायर ऑकर हुआ है 2010। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, 1 अप्रैल 2010 से लेके 31st of August 2010 तक का डेटा दिया। 1 अप्रैल 2010। अच्छा, फिर क्या बोला है, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 31st of March 2010 99,000। तो यहाँ पर 99,000। उसके बाद परचेज 1,70,000, इस पीरियड का परचेज। वेजेस है 50,000, इसमें से लेस करना पड़ेगा 3,000 फॉर इंक्लूड 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अच्छा, उसके बाद सेल्स है 2,42,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर 15,000 दिया हुआ है। सेल्स वैल्यू, बात को ध्यान से सुनो, सेल्स वैल्यू ऑफ पार्टनर्स ड्रॉइंग
दिया हुआ है 15,000, ठीक है 15,000 दिया हुआ है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 16 अगस्त 2010 लाइंग अनसोल्ड विद देम 16,500। अच्छा 16,500 का गुड्स जो है वो कंसाइनी के पास है, गुड्स विद कंसाइनी 16,500। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन 1500, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन 1500। अच्छा while valuing stock at 31st of March 2010, 31st of March 2010 मतलब यहाँ पर 31st of March 2010 मतलब यहाँ पर, ठीक है क्वेश्चन का डेट ठीक ही है, हम लोगों ने अपने हिसाब से दिया हुआ है क्वेश्चन। 31st of March 2010 में जब स्टॉक को वैल्यू किया गया तो वहां पर देखा गया कि 1000 कम कर दिया गया है एक पीएसएल आइटम का जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 5000। अब हम तुम लोगों से पूछेंगे, तुम लोग बता सकते हो मुझे, यहाँ पर 31st of March 2010 मतलब यहाँ पर एक पीएसएल स्टॉक है जिसका कॉस्ट कितना है, पीएसएल कॉस्ट कितना है 5000, हाँ 5000। अच्छा अब इसका वैल्यू कितना कर दिया गया है, मतलब 4000, क्योंकि राइट ऑफ कर दिया गया है कितना 1000, तो हाँ तो इसका हाँ राइट ऑफ 1000 हुआ है लेकिन वैल्यू 4000 ही होगा, सही बोले हो। वैल्यू अभी कितना हो गया 4000, क्योंकि यहाँ पर देखो लैंग्वेज पढ़ के हमें समझना पड़ेगा। स्टॉक का वैल्यू 1000 रिटर्न ऑफ, क्यों रिटर्न ऑफ मतलब रिड्यूस कर देना, रिड्यूस बाय 1000, और जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 5000, मतलब हम लोगों ने जब खरीदा था तो वो 5000 का था लेकिन वो 5000 में तो बिक नहीं सकता है, तो उसका एक वैल्यू करना चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक में खुद ब खुद वैल्यू किया था कितना 50% राइट ऑफ करने के बाद 11,000 में। उसी तरह से वो 11,000 इधर था, यहाँ पर ये डिटेल्स बता दिया है कि यहाँ पर जो स्टॉक है उसका वैल्यू है कितना 4000, लेकिन उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 5000 था। इसका मतलब क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है तो बताओ ये 4000 में इसमें शो हो रहा है या 5000 में शो हो रहा होगा, किसमें शो हो रहा होगा, जब उन लोगों ने वैल्यू किया होगा तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर करके ही तो किया होगा, तो कितना देखा होगा, कितना इंक्लूड किया होगा 4000। ऐसे भी बता ही दिया हमें क्वेश्चन में, ये देखो कि राइट ऑफ कर दिया है और जिसका कॉस्ट था 5000 इसीलिए उसके बाद कॉस्ट बताया, तो बता दिया है देखो व्हाइल वैल्यूइंग द स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू हो चुका है, वैल्यू कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर में होता है, ये कॉस्ट और 4000 मार्केट प्राइस, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें 4000, इसके मतलब इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा आगे देख लेते हैं क्या बोला है उसके बाद। A portion of these goods were sold at a loss of 500 on the original cost of 2,500। अब यहाँ पर एक PSL सेल भी हुआ है इस साल, ठीक है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 2500, मतलब 5000 में से 2500 का सेल हो गया है लेकिन 500 लॉस पे, तो बताओ कितने पे सेल हुआ होगा। अगर कोई भी आइटम जिसका कॉस्ट 2500 है और हम बता रहे हैं कि 2000 तो 500 लॉस पे बिक गया होगा तो कितना हो गया 2000, तो यहाँ पर लिखेंगे पीएसएल सेल, टाइम तो कुछ नहीं बताया कहीं पर भी लिख सकते, पीएसएल सेल हुआ है 2500 ओरिजिनल कॉस्ट, सेल वैल्यू 2500 माइनस ऑफ 500, तो ये हो गया 2000। अच्छा और तो मुझे नहीं लगता है कुछ हमें चाहिए। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट, बाकी ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू कर दो जो बच जाएगा, तो बताओ क्या बचा है कुछ, 5000 में से 2500 चला गया, क्या कुछ बचा हुआ है, 5000 ओरिजिनल कॉस्ट था और उसमें से 2500 चला गया, क्या कुछ बचा हुआ है। 2500 बचा हुआ है, 2500 बचा हुआ है, तो 2500 क्या हो जाएगा, 2500 में उसे वैल्यू करने के लिए कहा गया है। द वैल्यू ऑफ द सैलवेज 20,000, बस और कुछ नहीं, जीपी बता दिया है 20% है, इसका मतलब हमें ट्रेडिंग नहीं देगा ना, नॉर्मल सा बात है, इसका मतलब हमें सिर्फ करंट ईयर जिस ईयर फायर ऑकर हुआ है उसी का डेटा दिया हुआ है, क्योंकि ट्रेड जीपी का हमें बता दिया है, तो बस यहाँ पर एक ही अकाउंट
तो मेमो ट्रेडिंग फ्रॉम 1/4/2010 से लेके 31 अगस्त 2010 तक, 31 अगस्त 2010। अच्छा, टू ओपनिंग स्टॉक। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे कि ओपनिंग स्टॉक में पीएसएल आ चुका है, मतलब हम लोगों ने जब खरीदा इस साल तब गलती से डैमेज स्टॉक नहीं खरीदा, प्रीवियस ईयर का कोई डैमेज स्टॉक था जो हमारे पास पहुंच गया है 99,000। अब ये कितने में हमारे पास पहुंचा है? 4,000 में। ठीक है, पीएसएल कितना एक्सक्लूड करना पड़ेगा? 4,000 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर तुम लोग गलती से 5,000 कर दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो ये परचेज से हम लोगों ने लेस किया था। ठीक है, और ये नेक्स्ट बार आ गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें कंफर्म थोड़ी ना क्या था कि हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक से आया हुआ है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक से भी लेस करते तो 22,000 ही करना पड़ता। यहाँ पर बता दिया है हमें कि यहाँ पर जब वैल्यू किया गया तो वो 5,000 वाला स्टॉक 4,000 पे वैल्यू किया गया है, तो ये इसका मतलब इसमें 4,000 में इंक्लूडेड होगा, तो 95,000 टू परचेज। परचेज कितना है? 1,70,000। अब यहां से लेस कर देंगे वेजेस, जो भी गलत इंक्लूडेड था, वेजेस, सॉरी वेजेस तो वेजेस से होना चाहिए, क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्सक्लूड होगा फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन था 1500 का, और एक था ड्राइंग्स। तो बताओ ड्राइंग्स का अमाउंट कितना लिखे? क्या तुम लोग बता सकते हो ड्राइंग्स का अमाउंट कितना होगा? क्या ये 15,000 ही होगा? 15,000 ना सेल्स वैल्यू ऑफ पार्टनर है। क्या जब हम लोग अपना बिजनेस से स्टॉक ड्रॉ करते हैं तो क्या वो सेल वैल्यू पे करते हैं? मान लो अगर किसी का पेन का दुकान है, ठीक है, तो एक पेन मान लो 10 रुपीज का है, खुद तुम लोग का मान लो पेन का दुकान है, पेन ले रहे हो खुद के दुकान से, तो क्या वो 10 रुपए में तो कस्टमर को बेचते हो, उसका कॉस्ट 8 रुपीज है। तो बताओ स्टॉक ड्रॉइंग्स कितने में दिखाओगे? तुम्हारा स्टॉक कितने से कम हुआ? 8 रुपए से या 10 रुपए से? परचेज से लेस करने का मतलब 8 रुपए से, तो कॉस्ट वैल्यू से। तो यहाँ पर सेल वैल्यू लिख के दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसे कॉस्ट में ट्रांसफर करो। जीपी बता के रखा है क्वेश्चन में, जीपी थ्रू आउट द ईयर 20%। तो बताओ कितना हो जाएगा? कॉस्ट यहाँ पर दिखा देते हैं कितना हो जाएगा। 15,000 माइनस ऑफ 20% कितना हो जाएगा? 12,000 है ना, 12,000 करना पड़ेगा। फिर 15,000 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। 1,70,000 माइनस 12,000 माइनस 1,500, तो 1,56,500 ये हो गया हमारा परचेज का एक्चुअल कॉस्ट। फिर टू वेजेस, वेजेस में से लेस करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन वाला 50,000 लेस 3,000, 47,000 बाई सेल्स। सेल्स है 2,42,000 है। अब यहाँ पर पीएसएल सेल इंक्लूडेड है। पीएसएल सेल हम लोगों ने देख लिया कि 500 लॉस पे बिका है, यानी 2,500 का सामान 2,000 में बिका है, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी यहाँ से एक्सक्लूड किया, सेल हुआ था इसी ईयर, तो यहाँ से भी एक्सक्लूड कर दिया 2,40,000। अच्छा, बाई गुड्स लाइन विद कंसाइनी, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। एक क्लोजिंग स्टॉक ऐसा है जो हमें दिख रहा है, हमारे पास है, हमारे गोडाउन में है, और एक क्लोजिंग स्टॉक है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लाइन विद कंसाइनी। ये लिखना पड़ेगा, अगर ये नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम और एक चीज भी अराइज होगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है ना वो ज्यादा दिख जाएगा, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को इससे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी तुम्हारा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो तुम्हारे कंसाइनी के पास है, तो वो कैसे चल सकता है, वो तो नहीं चलेगा ना। तो फिर यहाँ पर दिखा दो कि ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक जो है ये है तो क्लोजिंग स्टॉक बट उनके पास है, ठीक है, तो जो चल नहीं सकता है, फिर उसका बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, तो वो लिखना पड़ेगा। तो कितना है? 16,500, 16,500। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जीपी भी लिख लेंगे। जीपी हमें पता है, जीपी बता के रखा है थ्रू आउट द ईयर कितना होगा। यहाँ पर जीपी बताया है 2,40,000 के ऊपर 20% करना पड़ेगा। 2,40,000 के ऊपर 20%, टू जीपी
40,000 के ऊपर 20%, थ्रू आउट द ईयर बता दिया कितना होगा जीपी, तो 48,000। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कितना हो रहा है, 95,000 प्लस 1,56,500 प्लस 47,000 प्लस 48,000, तो ये हो गया 3,46,500, 3,46,500, 3,46,500। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लेस करेंगे 2,40,000 माइनस 16,500, तो ये 90,000 आ रहा है। अगर हम लोग 16,500 माइनस नहीं करते, उसका इम्पैक्ट नहीं डालते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ये बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग हमारा वही स्टॉक चल सकता है जो हमारे पास है, जो दूसरे जगह पे कंसाइनी के पास है वो कैसे चल सकता है, ये तो वैलिड नहीं होगा ना बात। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 11 कितना तारीख को हुआ था, 31st ऑफ अगस्त, 31st ऑफ अगस्त 2010। अच्छा, 90,000, लेकिन यहाँ से पूरा पीएसएल एक्सक्लूडेड है, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल स्टॉक। ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन ये एबनॉर्मल वाला, तो एबनॉर्मल वाला कितना बिक गया होगा और कितना बचा होगा, देखो हमारा सिंपल कैलकुलेशन है, हमारे पास कितना टोटल स्टॉक था एबनॉर्मल 5,000, जिसमें से 2,500 सेल हो गया है, तो बचा कितना, कॉस्ट पे वैल्यू करने बोला है, तो फिर 2,500 बच गया, तो टोटल स्टॉक हो जाएगा ये दोनों का ऐड करने से 92,500 टोटल क्लोजिंग स्टॉक लेस सैल्वेज। क्वेश्चन में है सैल्वेज का बाद दिया हुआ है। अच्छा, सैल्वेज है 20,000, सैल्वेज है 20,000 लेस 20,000, तो ये हो गया 72,500 टोटल लॉस। बस लास्ट हमें क्लेम कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो कितना टोटल लॉस हुआ है 72,500, आउट ऑफ कितना स्टॉक 92,500 में 72,500 लॉस हुआ है। अच्छा, अब हम लोगों ने कितने का पॉलिसी वैल्यू ले रखा था, 60,000 इंटू 60,000, तो 72,500 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 92,500, तो ये हो गया 4,47,027। अच्छा, 47,027 रुपीज इतने का क्लेम हुआ है, ठीक है, इतने का क्लेम मिलेगा, क्योंकि इतना परसेंट लॉस हुआ है और 60,000 हम लोग इंश्योर्ड थे, तो 60,000 का उतना ही हमें क्लेम मिल सकता है, तो 47,027 रुपीज हमें क्लेम मिलेगा। तो ये हुआ अमाउंट ऑफ क्लेम। अच्छा, तो देखो हम लोगों ने 12 तक, मतलब हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक पूरा कंप्लीट कर लिया, बहुत सारा क्वेश्चन किया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट दिन हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ये मिस हो गया मेरे से, ये 9 हम तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग चाहो तो उसका होमवर्क करके देख सकते हो। आई थिंक सेम ही क्वेश्चन होगा, यहाँ पर जितना भी है सेम क्वेश्चन ही होगा, और इसके आगे वाला पीडीएफ भी मैंने तुम लोग के साथ शेयर कर दिया था। और नेक्स्ट दिन हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे, तो लॉस ऑफ स्टॉक हमारा कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। नेक्स्ट दिन हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करेंगे। मैम ये पीडीएफ मुझे शेयर कर दिया था। अच्छा, ठीक है, हम कर देंगे।